लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी कादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा करांगा सुगम्य भारत अभियान का बारे में। आपने जैसे बहुत सारा लोग हैं, अगर आप टाबरा की बात करा, बड़ा बुजुर्गा की बात करा या युवाओं की बात करा, तो सबने जीवन जीवा को अधिकार है। बिया ही जितना भी अपना दिव्यांगजन है बिन्हें आपने जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने को प्रयास अपनी सरकार करे है, क्योंकि सरकार को जो मंथन है वो आई है कि हर व्यक्ति सरल और सुगम्य जीवन जी सके और अपना जीवन में तरक्की कर सके है। इलिए ही बी की तरफ से शुरुआत हुई सुगम्य भारत अभियान की। आज की खासी चौपाल ले आया है और जी में चर्चा करांगा ई ही विषय पर और जानांगा कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अपने दिव्यांग भाई का जीवन ने सुगम और सरल बना सके, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो बी का जीवन के लिए हो, या चिकित्सा की हो, या आर्थिक सहायता का रूप में हो, या फिर उन्हें जो पहचान मिले है बी का बारा में हो। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है हेमंत गोयल जी ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिव्यांग अधिकार महासंघ राजस्थान में। हेमंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। राम राम साहब। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है अनुराधा गोस्वामी जी ने, जो कि सहायक आचार्य हैं राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान जामडोली जयपुर से। अनुराधा जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। भाई, आज की शुरुआत आप यूँ करा क्योंकि जाना कि सुगम्य भारत अभियान के बारे में बात की जा रही है, तो अनुराधा जी अभियान है के और इसकी शुरुआत कब हुई और किन उद्देश्यों के लिए हुई? देखिए, सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 2015 को जी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो दिव्यांग जन है या दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए एक ऐसी सार्वभौमिक पहल करना कि वो समाज में अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित कर पाए और उनको एक सुगम्य वातावरण मिले, ताकि उनका जो विकास है वो संपूर्ण रूप से हो सके और वो जिस हम सोसाइटी की बात करते हैं उसकी मुख्य धारा में शामिल हो पाए। जी हाँ, कि जब बात दिव्यांगजन की ही आ रही है तो सबसे पहले आपने दर्शका ने भी बताना ज़रूरी है कि भाई दिव्यांगता की परिभाषा क्या है, दिव्यांगता की श्रेणी में ऐसा कौन कौन सा व्यक्ति आ सके हैं। तो हेमंत जी, आपसे जानना चाहा कि आपका मायना में दिव्यांगता की परिभाषा क्या है? देखिए, जब किसी व्यक्ति में दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी अक्षमता हो जिसकी वजह से वो समाज में दूसरों व्यक्तियों की समान रूप से उसमें भागीदारी नहीं निभा सके, तब व्यक्ति को दिव्यांग की परिभाषा में रखा जाता है। तो ये तो दिव्यांगता की परिभाषा रही एक तरह से मेडिकल टर्म में। लेकिन अगर हम सोशल टर्म में हम बात करें तो अगर समाज में दृष्टिकोण का अभाव है, संरचना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उसकी वजह से जब किसी दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता का एहसास होता है, वो समान भागीदारी नहीं निभा पाता, तो ये एक तरह से दिव्यांगता की सोशल टर्म हुई। क्योंकि अब दिव्यांगता कोई कमी नहीं है, दिव्यांगता कोई अक्षमता नहीं है। दिव्यांगता का एहसास तब होता है जब व्यक्ति किसी वजह से समाज में भागीदारी नहीं निभा पाता। तो ये एक तरह से दिव्यांगता की सोशल टर्म हुई। और जहाँ तक हम की कैटेगरीज की बात करें तो जो 1995 में इनका एक्ट था उसके हिसाब से 7 तरह की दिव्यांगताएं होती थी। लेकिन अब 2016 के एक्ट के हिसाब से 21 तरह की दिव्यांगताएं सरकार ने परिभाषित की हैं। उनका भी मैं आपको यहाँ पर मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा ताकि लोगों को ये पता चले कि कौन लोग हैं जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। जी बिल्कुल। उनकी हम बात करें तो एक तो शारीरिक निशक्तता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी उनको माना है। लेप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग मुक्त जो लोग होते हैं उनको भी दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। सेरेब्रल पॉलिसी, बौनापन, जो बौनी लोग हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक सर्वाइवर यानी जिन पर एसिड अटैक होता है और उनको भी सरकार ने दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। विजुअल इंपेयरमेंट, इसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों तरह के लोग दिव्यांग की श्रेणी में माने गए हैं। इसी तरह हियरिंग इंपेयरमेंट की बात करें तो जो डेफ लोग हैं वो, और जो कहना चाहिए कि जो स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी जिनकी होती है उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में माना गया है। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
इनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में सरकार ने रखा है। इसके अलावा पार्किंसंस रोग, इसको माना है हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल कोशिका डिजीज और मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये 21 तरह की दिव्यांगताएं हैं जिनको सरकार ने परिभाषित किया है और इन्हीं को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होती है और इन्हीं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाता है। ये बहुत 21 तरह की विकलांगताएं आपने सामने आई हैं, तो इनमें आप यूँ समझ सका कि भाई कई तो लोग हैं जो जन्मजात परेशान हैं और कईयों के साथ एक्सीडेंटली कुछ गलत हो जावे जिससे उनको शरीर अपंग हो जावे या मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो सका है, तो बीने दिव्यांगता की श्रेणी में लाया जावे है। अनुराधा जी, आपसे आप पूछना चाहा कि जब आप ना ई तरह का कोई भी भाई बहन है तो बी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम के हो सके है, क्योंकि आपने जब सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं लेकिन आपनो जीवन तो आपने जीनो ही है, सिर्फ योजना के माध्यम से आप जी नहीं सका। एक आम जिंदगी जब आम नागरिक के रूप में आप जीवा तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा उनके सामने आवे हैं? देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि एक आम आदमी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले है कि जागरूकता की कमी है। और जागरूकता की कमी के कारण क्या होता है ना कि अगर सरकार सुविधाएं दे भी रही है तो या तो हम इतने अवेयर नहीं है कि हम सुविधाओं तक कैसे पहुँचें या उनका लाभ कैसे लें, वहाँ पे हमें एक चुनौती आती है। और दूसरी चुनौती ये है कि सीमित संसाधन है हमारे पास में, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। उसकी वजह से ये होता है कि कहीं पर तो रिसोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और कहीं पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो एक तो व्यक्ति वैसे ही दिव्यांग है और ऊपर से उसे जब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो वो उसके लिए सार्थक प्रयास नहीं करता और कहीं ना कहीं हार मान लेता है। प्लस जैसे सर ने बताया कि दिव्यांगता समाज की तरफ से भी होती है। अगर कोई अपने से पहल भी करना चाहता है और उसे लगता है कि उसके आसपास की जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी सोच उसकी बिल्कुल विपरीत है, वो उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है कि किस प्रकार उस चुनौती को पार करके वो सफल हो पाए, है ना। दूसरा ये है कि बहुत सारे रूरल एरिया ऐसे हैं या जिसे हम ग्रामीण परिवेश बोलते हैं, वहाँ पे अभी तक ये जो सुगम्य भारत अभियान जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी अवधारणा नहीं पहुँची है। तो अगर वहाँ पर सुविधाएं मिल भी सकती है, हमारे पास बहुत सारा संसाधन भी है, लेकिन वही है कि वहाँ पे पहुँच की कमी हो गई है। तो ना तो कोई ये प्रयास कर रहा है कि भाई अगर कोई ग्रामीण डिसेबल है यहाँ पे तो उसके लिए मैं किस तरह से कोशिश कर सकता हूँ। और बहुत बड़े एरिया में जैसे होता है कि पहुंच दूर है, पहाड़ी एरिया है, दुर्गम इलाका है, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ों का पहुंचना आसान नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये आती है कि अगर कोई दिव्यांग पैदा हो गया है तो उस दिव्यांग जन के लिए उसकी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और जब वो अपनी पहचान के लिए जाता है तो लोगों को ये नहीं पता होता कि पहचान पत्र, जिसे हम दिव्यांगता पहचान पत्र बोलते हैं, वो कहाँ से बनता है, वो कैसे बनता है, प्लस अगर एक बार दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आप सब मिलकर प्रयास करें, सीधी बात करा तो एक परिवार को प्रयास, एक समाज को प्रयास और फिर भी के बाद अपनी सरकार को प्रयास, अगर सारा प्रयास आपना मिल जाए तो अपना दिव्यांग जन के लिए जो जीवन है वो सुगम्य और सरल हो सके है। जब आप जिया कि अभी अनुराधा जी ने बताया आपने हर चीज़ में परेशानी, आपने पतो नहीं है कहीं से आपने प्रमाण पत्र किया बनेगो या आप कोई काम करने चाहें तो लोग आपने पीछे खींचें, तो ई में एक सवाल आए कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना दिव्यांगजन के लिए। और शिक्षा के लिए यानी स्कूल, विद्यालय, अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं अपना इन लोगों ने मिलनी चाहिए? देखिए पूजा जी, सरकार ने इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या स्कॉलरशिप की बात करें। और आज तो आपने इतना अच्छा एक सब्जेक्ट रखा है सुगम्य भारत। अब सुगम्य भारत की में भी जिस तरह से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इनको 2015 में ये इस योजना को शुरू किया, तो इसमें क्या है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, सार्वजनिक भवन जो हैं, चाहे वो सरकारी भवन है, उन सबको सुगम्य बनाना। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, हम बस अड्डे की बात करते हैं, हवाई अड्डे की बात करते हैं, इन सब स्थानों को भी दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना। और सूचना और संचार माध्यम,
इनको भी दिव्यांगजनों के लिए फ्रेंडली बनाना, सुगम्य बनाना। तो अब आप देखिए कि वेबसाइट जो होती है वो है, जो ऐप आजकल, चूंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तमाम ऐप हैं वो इनके लिए सुगम्य होने चाहिए। आज आप देखिए कि दूरदर्शन पर जो समाचार प्रसारित होते हैं वो भी दिव्यांगजनों के अनुकूल प्रसारित होते हैं, ब्रेल में होते हैं, उनको सबटाइटल नीचे दिए जाते हैं। अब हम बात करें सरकारी भवन की, हम बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ पर चूंकि बसें वो लो फ्लोर की होनी चाहिए, वहाँ पर काउंटर जो टिकट काउंटर है वो उनके लिए नीचा होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर लिफ्ट होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, व्हीलचेयर होनी चाहिए, स्पेशल टॉयलेट्स होने चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, ये तमाम सुविधाएं। क्योंकि हमने कहा ना कि समाज की संरचना की वजह से इनके लिए कहीं दिव्यांगता का एहसास नहीं होना चाहिए। कैसे समाज में पूर्ण भागीदारी ये निभा सकें, पूर्ण भागीदारी इनकी हो सके, समान अवसर इनको मिल सके, उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने सुगम्य भारत अभियान को शुरू किया, ताकि सभी जगह इनकी पहुंच आसान हो सके, इनका कहीं कोई इनको किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, कहीं अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अब बच्चा को स्कूल में जा रहा है, वो व्हीलचेयर पर है, तो उसको कैसे दिक्कत आएगी, उसको अगर व्हीलचेयर नहीं होगी, उसको अगर लिफ्ट नहीं होगी, रैंप नहीं होगा, तो उसको पहुंचने में दिक्कत आएगी। तो किस तरह इनका आवागमन सुगम हो सके, समावेशी वातावरण किस तरह से तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने विशेष तौर पर इनके लिए ध्यान रखा है जी। अब आपने शिक्षा की बात करी, हम शिक्षा की बात कर लें। शिक्षा दोनों तरह से है, समावेशी शिक्षा या फिर स्पेशल शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी जो दिव्यांगजन ऐसे हैं जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, जिनकी दिव्यांगता ज़्यादा है, वो चूँकि इस नॉर्मल स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए स्पेशल स्कूल सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं, एनजीओज के माध्यम से शुरू किए गए हैं। वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर ही इनको शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक दिव्यांगजन है या दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है या मूक बधिर दिव्यांगजन है, वो सामान्य स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इनको सभी तरह के उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, असिस्टेंट डिवाइस इनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो तमाम तरह की इस तरह की सुविधाएं। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्कूल किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता की वजह से एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। कोई भी जो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर उनको स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करना भी आवश्यक है। ये तमाम सुविधाएं सरकार के द्वारा इनको प्रदान दी जा रही है। चाहे पर्यावरण को सुगम्य बनाना हो या सूचना या संचार की बात की है या परिवहन प्रणाली को सुगम्य बनाना हो, इसका प्रयास अपनी सरकार की तरफ से हो ही रहे है। जब आपने शिक्षा की बात की तो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में या रेलवे स्टेशन की बात करा या हवाई अड्डा की बात करा, बस स्टैंड की बात करा, तो इन जगह ऐसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं तो बी के लिए होनी ही चाहिए, जैसे कि व्हील चेयर है, रैंप की व्यवस्था है, कि आपने आवा जावा में कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ इंटरनेट को ज़मानो है तो आपनी जो वेबसाइट है वो भी इनके लिए एक सरल और सुविधाजनक बनाई जा सके है। अब आपसे आज जानना चाहा कि जो शिक्षा के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो अपना दिव्यांग भाई इस्तेमाल में ले सके हैं या भी को फ़ायदा उठा सके हैं। जैसा हेमंत जी ने बोला कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दोनों तरह की एजुकेशन चल रही है, समावेशी शिक्षा और स्पेशल स्कूल। समावेशी शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी और जो सामान्य जिनको बच्चे बोलते हैं, सब एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में एक ही क्लास टीचर से पढ़ते हैं। बट उसके लिए क्या होता है कि एक स्पेशल एजुकेटर, जिसे हम रिसोर्स पर्सन बोलते हैं, वो टीचर को ये गाइड करता है कि इस बच्चे की आवश्यकता क्या है और इसको कैसे पढ़ाया जा सकता है या इसके पाठ्यक्रम को कैसे सरल करके हम इस बच्चे को पूरी क्लास के साथ बनाए रख सकते हैं। प्लस उसकी जो विशेष आवश्यकता है उसका ध्यान रखते हुए ये कर सकते हैं कि उस बच्चे को कुछ देर के लिए वो टीचर अपने साथ ले जाता है, फिर वो जिस सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम है उसको अलग से थोड़ा क्लास देके उसको पूरी क्लास के साथ बनाए रखता है। प्लस हम आजकल जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट की है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअली चैलेंज है बच्चा, तो उसे अगर विजुअली चैलेंज है तो उसे हम देखने का टास्क ना देकर उसे हम बोलने का टास्क ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम पेपर लिखने को ना देकर हम उससे वर्बली पूछ सकते हैं। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसे हम लिखने का टास्क दे सकते हैं। और जहाँ तक हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो उनको हम, अगर बच्चा पिक्चर्स के थ्रू समझता है तो हम उससे उसका पेपर बना सकते हैं कि आप पिक्चर के थ्रू उसका आंसर दे सकते हैं।
कई बार ये होता है कि हम स्पेशल स्कूल, क्योंकि हर जगह सरकार इतने स्पेशल स्कूल नहीं चला सकती है, तो जैसा हेमंत भाई ने बताया कि हम एनजीओ की मदद लेते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करती है गवर्नमेंट कि आपको 6 माह की 3 माह की रिपोर्ट देनी होती है कि आपके पास कितने बच्चे हैं, उनका लेवल क्या था और आपने 6 महीने में कितना उसमें प्रोग्रेस किया या बच्चे ने क्या अचीव किया है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल स्कूल्स के एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन विभाग ने भी बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों को दे रखे हैं या बोल सकते हैं कि छूट दे रखी है। जैसे अगर कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है तो उसको पेपर लिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है या उसको हाथ में कोई प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को स्क्रैबल मिल सकता है। वो अपने से छोटी क्लास के किसी बच्चे को अपना राइटर यूज़ कर सकता है। या फिर कोई अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए हम ITC की मदद ले सकते हैं और जो उसका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर के थ्रू बोल के हम उस बच्चे से करवा सकते हैं। और बोर्ड में अगर जैसे बच्चा है तो बोर्ड में भी यही पैरामीटर्स देखे जाते हैं और उस बच्चे को वहाँ भी एग्ज़ाम देना ईजी हो जाता है। प्लस अगर किसी बच्चे का व्हीलचेयर है, वो व्हीलचेयर से जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि उसका एग्ज़ाम सेंटर या फिर उसका जो भी क्लासरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही हो, ताकि बच्चा इजीली असेसेबल कर ले उसको और उसे इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। बिल्कुल, है ना। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहेगा, जो अपना दिव्यांग भाई है, तो इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। और बाकी टाबरा के साथ भी कि अगर शिक्षा हो रही है और बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे बाकी बच्चा पढ़ रहा है, तो भी में एक आया है कि भाई मैं भी इनके बराबर हूँ और मैं जो हूँ नॉर्मल बच्चा की तरह से पढ़ सकूँ। हाँ जी। और भी को मन भी बढ़े तो वो आगे की उच्च शिक्षा भी ले सके है। अब आप पहचान पत्र की बात कर रहा है हेमंत भाई, तो पहचान पत्र आप कैसे प्राप्त कर सकता है और किन किन लोगों ने मिल सके हैं, कौन सा दिव्यांग जन ने मिल सके हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहली बात तो अपन ये देख लें कि दिव्यांगता का प्रतिशत 40% अथवा इससे अधिक होता है ना, तो उसको सरकार ने दिव्यांग माना है। यानी अगर 40% से कम अगर किसी की दिव्यांगता है तो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक तो ये स्पष्ट है। दूसरा ये कि अब ये मिलेगा कैसे, तो ये आजकल सरकार ने बहुत इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी है, प्रामाणिकता रखी है। ऑनलाइन आपको ई-मित्र पे जाना पड़ेगा, ई-मित्र पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो फिर आपको आपके ज़िले के CMHO के यहाँ से मैसेज आएगा कि आपको फला दिन फला समय आपको फला हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर डॉक्टर साहब का असेसमेंट करेंगे, जो भी दिव्यांगता आपकी होगी उसका प्रतिशत आपका लिखेंगे और वो आपके ऑनलाइन CMHO की साइन होके वो चढ़ जाएगा। फिर आप उसका ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। तो ये तो हुआ इनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उसके साथ ही भारत सरकार की एक स्कीम है UDID कार्ड, यानी इनका पहचान पत्र। ये पूरे एक तरह से नेशनल लेवल पे ये बनता है, तो एक विशिष्ट पहचान पत्र इनका ये माना जाता है। जैसे आम आदमी हम सबका आधार कार्ड जो बनता है उस तरह से इनका एक UDID कार्ड ये बनता है। तो जब आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है उसी के साथ UDID कार्ड आपका ऑलरेडी सिस्टम में जनरेट हो जाता है और वो आपके घर पर आपको बाई पोस्ट आपको मिल जाता है, अथवा आप ई-मित्र से प्रिंट उसका ले सकते हैं। तो ये इनका पहचान पत्र हुआ। बिना इसके आप कोई किसी भी तरह की सरकार की योजना है उनका आप लाभ नहीं उठा सकते। मैं इससे थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जब हम UDID कार्ड के लिए अप्लाई करते तो हमें पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जैसे सर ने बताया सेंट्रल लेवल पे बनता है, तो कई बार होता है कि ये आपको प्राप्त होते होते 3 महीना हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दिव्यांगजन बहुत पैनिक हो जाते हैं या उनके जो भी रिश्तेदार ये बनाने जाते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऑनलाइन आपको दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वो आपके पास आ जाएगा। जी, हर चीज़ में समय लगे है। हाँ, और इसके लिए सबसे पहले आपको चिकित्सक के पास जाकर आपको कार्ड बनवाना है कि आप में कितनी दिव्यांगता या विकलांगता है। क्योंकि 40% अगर है तो आपको यूनिक ID कार्ड बन सके है और बी में बनवा में आपने 3 महीना भी लग सके हैं। तो अगर आप संयम रखांगा तो आपनो काम और भी सरल हो जाएगा। जब आपने शिक्षा की तो बात कर लिया अनुराधा जी, लेकिन अगर कोई अपना जो दिव्यांग जन है जिसकी हाल ही में दिव्यांगता आई है या कोई एक्सीडेंट में कोई परेशानी हुई और वो अपना व्यवसाय करना चाहे या अपना कोई कौशल को विकास करना चाहे, तो बी के लिए अपनी सरकार की तरफ से क्या योजना है? देखिए, अगर किसी भी तरह की दिव्यांगता है, चाहे वो उसको अभी हाल ही में हुई है या जन्मजात है, पर अगर वो दिव्यांगजन की श्रेणी में आता है और उसको लगता है कि मैं किसी कौशल के द्वारा अपनी आजीविका कमा सकता हूँ, तो राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी योजना RSLDC के थ्रू वो दिव्यांगजन को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और उसके द्वारा उनको जो भी उसका मेन
स्किल होता है उसी को डेवलप करके आगे के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि वो उसको जॉब दिलाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशिक्षण देके छोड़ दिया जाता है। उनकी पहल ये होती है कि अगर कोई व्यवसाय करने में इंटरेस्टेड है उसे अलग रखे, अगर कोई कहीं जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसे जॉब दिलवाई जाए। अब रही बात अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की या रोजगार पाने की, तो उसके लिए भी उस जो भी पर्सन है या दिव्यांगजन है उसे एक 50,000 रुपये का अमाउंट सरकार की तरफ से एज ए छूट मिलता है और वो 5 लाख तक का लोन बैंक से ले सकता है, जिसमें उसे हम सब्सिडी बोलते हैं, वो 50,000 की उसे माफ़ होती है और वो अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार उससे स्टार्ट कर सकता है। कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके बच्चे स्वयं वर्क नहीं कर सकते हैं, जैसे हम मानसिक मंदता की बात करते हैं और उसमें भी प्रोफाउंड और सीवियर कैटेगरी की बात करते हैं, तो ऐसे में जो उनके अभिभावक होते हैं या संरक्षक होते हैं वो उस बच्चे को केयर टेकिंग करते हुए उसके साथ व्यवसाय कर सकते हैं। तो उसे भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और सारी योजनाओं को लाभ लेबा के लिए आपने जो यूनिक आईडी है वो आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीक में जितना भी लोग हैं वो अप्लाई भी कर सके हैं और बी के साथ आपनो कौशल प्रशिक्षण लेकर आपनो व्यवसाय कर सकें और बी के लिए आर्थिक सुविधा जो सरकार की तरफ से है बी को भी लाभ उठा सके हैं। एक बात आवे, जब आम आदमी ने मतदान, इसमें एक बात और जोड़ दूं, अभी जी बिल्कुल हेमंत जी, मैडम ने कहा बहुत सारी अच्छी बातें बताई। इसमें हम भारत सरकार की एक दिव्यांग वित्त विकास निगम होता है, वहाँ से भी हम लोन ले सकते हैं और लोन वो बड़े लेवल पे भी ले सकते हैं, लाखों रुपए लोन ले सकते हैं। तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्वयं का व्यवसाय करने के लिए, रोजगार करने के लिए। और इसके अलावा जो कौशल विकास योजनाएं हैं, जो उनका ट्रेनिंग जो मिलती है, उसमें भी राजस्थान सरकार ने इनको 5% रिजर्वेशन किया है, मतलब 5% सीट्स इनके लिए रिजर्व किए हैं। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो इस तरह की ट्रेनिंग करवाएगा उसमें 5% दिव्यांगों के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में जो डेयरी बूथ आवंटन जो होता है उसमें भी राजस्थान सरकार ने 5% इनको रिजर्वेशन किया है। जो राशन की दुकानें होती हैं उसमें अगर कोई दिव्यांग अगर अप्लाई करता है तो उसमें इनको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें भी सरकार इनको स्टैम्प वेंडर का जो लाइसेंस मिलता है उसमें भी सरकार इनको प्राथमिकता देती है। तो कहने का मतलब ये कि सरकार कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तमाम तरीके ऐसी सुविधाएं इनको प्रदान करना चाहती है ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़कर और एक सम्मानीय उत्पादक नागरिक का दर्जा हासिल कर सके हैं। और बी के लिए आपने आरक्षण भी दिए जा रहे हो, तो सब ने आ बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई आपका अधिकार कौन कौन सा है। हेमंत जी, जब अधिकारा की बात करें तो मतदान करनो भी आपनो अधिकार है। जो पहले की और अब की स्थिति में क्या फर्क आयो है अपना दिव्यांगजन के मतदान अधिकार में? देखिए, मतदान अधिकार की हम बात करते हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव चुनाव आयोग ने लिए हैं। अब तो ये है कि अगर कोई दिव्यांग जिसकी दिव्यांगता 40% या इससे अधिक है, अगर वो बूथ पर नहीं जाना चाहते हैं तो वो घर बैठकर भी मतदान कर सकते हैं। पूरा पोलिंग बूथ आपके घर पर चल के आएगा और आपसे मतदान करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बूथ पर जाना चाहते हैं तो उनको सरकार का वाहन साथ लेकर जाएगा, घर छोड़ के जाएगा। हर एक पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर आपको मिलेगी, रैंप मिलेगा, ब्रेल में आप मतदान कर सकते हैं और एक व्यक्ति एस्कॉर्ट के रूप में आपके साथ अंदर तक जा सकता है। तो इतना गरिमापूर्ण आपको ये सारी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है, क्योंकि सरकार का मत है सीधा कि कोई भी एक भी मत किसी व्यक्ति का छूटे नहीं, क्योंकि वोट बहुत बड़ी पावर है। तो कहीं न कहीं दिव्यांगों को भी उसमें जोड़ने के लिए पूरे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और भी कि हर जिला स्तर पर अगर नगर पालिका की बात की जाए तो एक दिव्यांगजन ने पार्षद की मनोनीत भी किए गए है, जी कि थे पहले। जी बिल्कुल, ये राजस्थान में एक अपने आप में क्रांतिकारी एक परिवर्तन, एक क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया, क्योंकि दिव्यांग चाहते हैं कि भाई हमें भी सत्ता में भागीदारी मिले, महिलाओं को भागीदारी मिलती है, अन्य दूसरे वर्गों को भागीदारी मिलती है। तो सरकार ने ये कदम उठाया कि हर एक स्थानीय शहरी निकाय यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब में एक दिव्यांग को पार्षद के तौर पर सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है। जब यहाँ सरकार ने इस कदम को उठाया तो इसको बीबीसी ने भी इसको कवर किया, क्योंकि पूरे देश में एक बहुत बड़ा कदम सरकार के द्वारा ये उठाया गया है। अगर आप दिव्यांगजन का पुनर्वास की बात की जाए तो पुनर्वास के लिए ऐसी कौन कौन सी योजना है जो दिव्यांगजन के लिए लाभकारी हो सके?
देखिए, पुनर्वास एक तो जो हम बात कर रहे हैं कि रोजगार के माध्यम से हो सकता है, एक पुनर्वास विवाह के द्वारा भी होता है ना। और जब कोई दिव्यांगजन विवाह करता है तो उसको सुखद दाम्पत्य योजना के तहत गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी संगठन है जो इसके लिए अपनी तरफ से भी पहल करते हैं। और पुनर्वास के लिए दूसरा ये है कि जॉब जो प्राइवेट सेक्टर में होती है तो एक CSR फंड करके होता है गवर्नमेंट का, जो कि प्राइवेट को देना होता है। तो उसके तहत अभी लोगों में इतनी जागरूकता आई है कि वो एक बार फंड ना दे के किसी दिव्यांग को अपने यहाँ जॉब पर रखते हैं और उसे साल भर जो भी उसका सैलरी देना है, ऑनरेरियम देना है, वो सब पे करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मजबूती मिलती है तो वो समाज में अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं और एक मिसाल के तौर पे खड़े हो सकते हैं, ताकि और लोग ये सोचें कि अगर हमारे घर में कोई दिव्यांगजन है तो उसका पुनर्वास हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप में एक सक्षम और सरल जीवन जी सके और अपना जो काम है वो भी इन्हें दिखा सके। अनुराधा जी थे आया और हेमंत जी थे आया और इतनी चोखी जानकारी आपने सुगम्य भारत अभियान के तहत दी और आपना दिव्यांगजन का कौन कौन सा अधिकार है, सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं भी इन्हें कितनों आरक्षण मिल रहे है, आ सारी योजना हम बिल्कुल समझा कि आपना जितना भी लोग इन्हें देख रहे हैं, कार्यक्रम ने देख रहे हैं, इन्हें दाए आए हो सी और समझ आएगो कि भैया आपना इन योजनाओं को लाभ किया ले सके हैं। था दोनिया ने धन्यवाद देना चाहा और आज मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।